अकबर के महल में दिखी चांदी की छाया। उस रात चांद कुछ अलग ही चमक रहा था। ऐसा नहीं कि उसकी रोशनी तेज हो गई हो, पर उसकी शीतलता में एक अजीब सी चमक थी, मानो किसी ने उस पर महीन सी चांदी की पन्नी का आवरण चढ़ा दिया हो। महल के विशाल आंगन में, जहां शाम से ही मशालें बुझ चुकी थी, एक धुंधली सी रोशनी का परावर्तन दिखने लगा। दरबार के चारों ओर खड़े सिपाहियों के चेहरे उस चांदनी से सफेद पड़ गए। लोग एक दूसरे को देखते रहे, कानों में अनकीसी बेचैनी थी। ऐसा लगा मानो हवा में कोई बात नहीं, पर फिर भी सब कुछ बदल गया हो। अकबर उस समय अपने निजी हॉल में बैठा था। उसकी आंखों पर मानो थोड़ी सी चिंता थी, पर मुस्कुराहट चेहरे पर जस की तस थी। एक तरह की आदत जो न केवल सिंहासन पर बने रहने की देन थी, बल्कि लोगों को भरोसा दिलाने की कला भी। अचानक दरबार में हलचल मची। देर तक अनसुनी रहे हुए कदमों की आवाज आ रही थी। सिपाहियों ने तीर टाखों के बीच में दरवाजा खोला और अंदर एक बूढ़ा सेवक आया। उसके हाथ में एक पुरानी कटोरी थी, जिस पर चांदी के निशान झलक रहे थे। कटोरी से निकलती हुई रोशनी देखने लायक थी, इतनी महीन, इतनी ठंडी कि आंखें छलकने लगी। अकबर ने अपनी आदत बुलंद आवाज में पूछा, कौन हो? ये क्या लाए हो? बूढ़ा सेवक झुककर बोला, महाराज, ये कटोरी हमारे गांव की नदी से मिली है। किनारे पर ये आधी दबी हुई पड़ी थी, पर जब हमने इसे उठाया तो उसमें से, वहां उसने आवाज घटाई, कुछ अजीब निकला। सिर्फ छाया सी चीज, चांदी जैसी, पर ठोस नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर ताकने लगे। अकबर के तलवारधारियों की आदत थी किसी भी अनजान चीज को तुरंत पहचान लेना, पर आज उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अकबर ने कटोरी उठाई। एक ठंडी, सून सी खुशबू उसके नथुनों तक पहुंची, और तभी कटोरी से बाहर एक परछाई निकली। एक छोटी, पतली, चांदी सी परछाई, किसी मानव जीव की, हवा में तैरती हुई, खामोशी से घूम रही। लोगों ने सांस रोकी। परछाई ने महल की परतदार दीवारों पर जैसे पसीना ढहा दिया। हर दीवार पर उसका प्रतिबिंब चमकता, फिर गायब हो जाता। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे महल के पुराने रूम से कोई पुराना जहांजाती जवाब दे रहा हो। अकबर, जो राज्य के कामों में महीन बुद्धि और साहस दोनों लिए हुए थे, उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर जिज्ञासा आ गई। बोलो, उन्होंने कहा, ये क्या है? किसने भेजा? किसी को पता नहीं था, पर बात महज चांदी की छाया तक ही सीमित नहीं रही। अगले ही दिन महल में और भी चमत्कार होने लगे। पहले ये परछाई दरबार में आती जाती रही, पर धीरे धीरे ये महल के हर कोने में दिखने लगी। रसोई की दीवार पर, तख्त के नीचे, आले दरबार के सिरों पर, और कभी कभी झाड़ियों के पीछे भी चांदी की छाया धीरे धीरे आवाज लेने लगी। कोई मीठी, सूक्ष्म सी सरगोशिया, जैसे पुराने किस्से कह रही हों, पर किसी ने पूरी तरह नहीं सुनी कि वो क्या कह रही है। अकबर को ये सब अचंभे में डाल गया। उसने अपने नजदीकी विश्वस्तों में से बीरबल को बुलवाया। बीरबल उस चतुर और होशियार मंत्री थे जिनकी बातें अक्सर पहेलियों जैसी होती, पर समाधान में दोनों दिल और दिमाग चलते थे। बीरबल हंसते हुए दरबार में आए। उनकी मुस्कान हमेशा जांच पर का संकेत रहती थी। उन्होंने चांदी की परछाई को गौर से देखा, उसकी चालढाल पर ध्यान दिया, और फिर नजाकत से कहा, साहिब, ये कोई आम बात नहीं। परछाई तो है पर प्रकाश नहीं। परछाई बोलती है पर स्वर नहीं। वे एक अजीब से ताने बाने में बात करने लगे। ऐसा लगा मानो परछाई की भाषा को वे ही समझते हों। अकबर ने कहा, बताओ तो बीरबल, ये क्या है? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, महाराज, हर चीज का एक अतीत होता है। ये भी चांदी की छाया किसी के यादों का प्रतिबिंब है, किसी पुरानी घटना का, जिसे कोई भूल गया था और फिर वो याद महल तक आ पहुंची। पर किसकी याद, और क्यों चांदी की? अकबर ने सोचा, उनके राज्य में कई कहानियां पुरानी हवाओं की तरह घूमती थी। कुछ तकिए के नीचे दबी यादें,
कुछ जादुई अनुभव। पर जिस दिन से ये परछाई आई थी, महल में लोग बदलने लगे थे। कुछ लोग अनायास उदास होने लगे, कुछ में पुरानी सूरतें स्मृति में लौटने लगी। एक एक करके पुराने आशिकों, वीरों और पतितों की स्मृतियां महल में हलचल करने लगी। कोई रसोई में बैठे बैठे अपने बीते दिनों के रिश्तों को याद करने लगा। कोई दरबार में बैठकर पुरानी शब्दों को दोहराने लगा। ये सब देखकर अकबर का मन गंभीर हो गया। यदि ये परछाई लोगों के भीतर पुराने घाव खोल रही है, उन्होंने कहा, तो हमें समझना होगा कि इसका कारण क्या है। बीरबल ने सुझाव दिया कि महल में उन जगहों की जांच की जाए जहां परछाई ज्यादातर दिखाई देती है। हम सही से उस बिंदु का पता लगाएंगे जहां ये सबसे पहले आई थी, उन्होंने कहा। अकबर ने भी हुक्म दिया कि रात के पहरे और भी कड़े किए जाएं और कोई भी अजनबी चीज महल में न रखी जाए। पर यह केवल पहरे से न समझा जा सकता था। बीरबल ने रात्रि में चुपके से महल के पुरानी दीवारों में दबे हुए गुमनामी के खंडहरों को देखा। वहां कुछ पुरानी पत्रियां मिली, कुछ टूटे फूटे खिलौने और एक पुराना दर्पण जिसकी पीठ पर चांदी की पट्टी लगी थी। दर्पण के शीशे पर महीन सी धुंधलापन था, पर जेठे ने कहा कि यही वो स्थान हो सकता है जहां परछाई का पहला अंक था। बीरबल ने शीशे को अपनी आंख से परखा और अचानक उनके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान उभरी जिसके आने से पहले कभी दिल थाम लिया जाता था। महाराज, उन्होंने कहा, यह दर्पण सिर्फ दर्पण नहीं, ये यादों का दर्पण है जिसे कभी महल की सबसे प्यारी लड़की ने प्रयोग किया था, पर किसी दिन वो लापता हो गई। इसे चांदी से सजाने का कारण था कि वो लड़की चांदी बनाने में माहिर थी और कहते हैं कि उसने इस दर्पण में एक आखिरी जादुई स्पर्श कर दिया था जिसका मकसद लोगों के अंदर छिपी सच्चाई को बाहर लाना था। किसी ने सोचा भी न था कि एक छोटी सी लड़की की याद महल में इतनी हलचल ला देगी। अकबर ने पूछा, कहाँ गई वो लड़की? किसने उसे छुपाया या क्या वो खुद चली गई? बीरबल ने आंखें भींच ली और धीरे कहा, महाराज, हर कहानी की तरह यह भी दर्द और प्यार का संगम है, पर हमें पहले यह पता लगाना होगा कि वो कौन थी। तभी तो हम समझ पाएंगे कि परछाई क्यों लौट आई। तलाश शुरू हुई। किसी ने पुरानी रजिस्टरों में झांका, किसी ने सैनिकों से कहा कि वे उस समय के पुराने सैनिकों से पूछताछ करें। पर जितनी जांच हुई उतने ही सवाल बढ़ते गए। उस लड़की का नाम गांव में चांदी बसा हुआ था, क्योंकि उसके बाल व आंखों की चमक ऐसी थी कि लोग कहते थे उसमें चांदी का प्रभाव है। पर उसी रात चांदी की छाया महल में दिखी थी और धीरे धीरे चांदी की वह लड़की भी महल की पुरानी सुरंगों में गूंजने लगी। लोगों की बातों में, बचपन की गीतों में, रसोई के कोने में गिरी हुई चाबियों में। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जो महल के कोने कोने में खेलते थे और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी चांदी नाम की किसी लड़की को देखा है। बच्चे, जिनकी आंखों में सच्चाई और कल्पना दोनों रहते हैं, हंसकर बोले कि वे चांदी की कहानियां सुनते ही है पर उसे कभी नहीं देख पाए। पर एक छोटे से बच्चे ने धीरे से कहा, हम्मा ने कहा था कि उसकी दादी कहती थी, जब भी चांदी आती है तो पुराने लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। ये बात सुनकर अकबर की छाती में एक अजीब सी ठंडक सी उतर गई। क्या ये परछाई उम्र बढ़ाने की सूचक थी? क्या ये महल की स्मृतियां समेटकर लोगों की ऊर्जा चुरा रही थी? तभी बीरबल ने अपने ज्ञान के भंडार से एक पुरानी किंवदंती याद दिलाई। कहा जाता था कि जब किसी जगह की सच्ची यादें दबाई जाती हैं, तो वे कभी कभी वापस आकर छाया की तरह निकल पड़ती है। वे छाया के रूप में उन अतीत की कहानियों को दोहराती है जिन्हें सुनने से लोग या तो हल्का महसूस करते हैं या जैसे उनकी आत्मा पर बोझ पड़ जाए। इन छायाओं का रंग अक्सर चांदी जैसा ठंडा होता है, क्योंकि चांदी यादों और प्रतिबिंबों से जुड़ी शक्ति मानी जाती थी। पर यह सब एक किस्म की चेतावनी भी था। अगर हथेलियों में छाया महीन रहे और लोगों ने उसे अनसुना कर दिया तो वो और अधिक शक्तिशाली होकर लौट आती।
समझने पर भी समाधान अलग था। बीरबल ने कहा, हमें उस शख्स की आत्मा को सुलझाना होगा जिसने उसकी यादों को दबाया। पर किसने दबाई थी और क्यों? जवाब ढूंढने के लिए उसे पिछले दरबारों की ऊँटनी लामी, पुराने वादों की परख करनी पड़ी। अंततः एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था कि राजमहल के पास एक छोटे से गांव के लोगों ने कभी अपने खेतों की जमीन पर एक नदी नाला बनाने का वादा किया था, पर ताजमहल की माली हालत और राजस्व की कमी से वो काम अधूरा रह गया। उसी नदी किनारे एक लड़की रहती थी, चांदी। उसने नदी के किनारे लोगों की मदद की, उनकी कवायद सुनी और उनका दर्द बांटा। पर जब भूख और प्यास बढ़ी, कुछ लोग अपनी स्वार्थ लालसा में पड़े। चूंकि नदी का पानी ही जीवन था, इसलिए किसी ने चांदी की मां के साथ छल किया और नदी में मिट्टी डाल दी, जिससे पानी का मार्ग बदल गया और गांव सूखने लगा। चांदी ने जब इसका विरोध किया तो उसे खतरा बताया गया और आखिरकार उसे महल के किसी कोने में बंद कर दिया गया। उसके बाद गांव से खबरें आने लगी कि गांव में अजीब रोग फैल रहे हैं। लोग अपनी यादें खोने लगे और चांदी महल की एक भूल सी बनकर रह गई। उसकी हंसी, उसकी गीत सब दब गए। ये सुनकर अकबर का मन भारी हो गया। जब हमने उसके कष्ट को नजरअंदाज किया, उन्होंने कहा, तो उसकी आवाज ने वापस आकर चांदी की परछाई बनकर हमारी आत्माओं को खंगाला है। वो रात बीरबल के साथ उन्होंने महल के पुराने अभिलेखों को खोल दिया और गांव के लोगों को आमंत्रित किया। अगले 2-3 दिनों में महल और गांव के बीच एक संवाद चालू हुआ। अकबर ने स्वयं गांव वालों से मुलाकात की, उनकी पीसा हुआ दिल सुना और समझा। न केवल राजस्व के कागजों में गड़बड़ थी, बल्कि उन दिनों की नीतियां भी लोगों के हित में नहीं थी। अकबर ने मन ही मन प्रण किया कि जो भी गलती हुई है उसे सुधारा जाएगा। पर परिवर्तन आसान नहीं था। चांदी की परछाई बड़ा ही दृढ़ और शरारती निकली। जब भी कोई गंभीर निर्णय लिया जाता, परछाई उसके चारों ओर मंडराकर लोगों को पुराने जख्म दिखाने लगती। उनकी गलती, उनका पश्चाताप, उनकी खोई हुई मानवीयता। कुछ लोग जो दोषी थे वे चुप हो गए, कुछ ने पश्चाताप किया। पर वास्तव में परिवर्तन तभी संभव था जब सभी मिलकर सच्चाई स्वीकार कर लें। बीरबल ने सुझाव दिया कि अकबर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और गांव की नदियों का पुनर्निर्माण किया जाए, न केवल जमीन पर बल्कि लोगों के दिलों पर भी। अकबर, जिनकी शाहीन आंखें अक्सर भविष्य की सोच में रहती थी, ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। वो गए गांव में, सीधे लोगों के बीच, और अपनी आत्मा की ईमानदारी से कहा, हमने गलतियां की हैं, हम उन्हें सुधारेंगे। ये क्षमा पत्र वहां की मिट्टी पर बूंद सी गिरा। कुछ लोगों की आंखों में आशा का दीपक जगमगा उठा। पर चांदी की परछाई अभी भी कम नहीं हुई, वो और अधिक सूक्ष्म हो गई। अब वो लोगों के अंदर के दुख और ऊंचे अधूरे वादों की तरह दिखने लगी। बीरबल ने फिर एक उपाय सुझाया, हमें उस लड़की की स्मृति को पुनर्स्थापित करना होगा और उसे उसकी आवाज का पूरा हक देना होगा। आत्महल में एक राज समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गांव की वृद्धाओं, बच्चों और उन लोगों को बुलाया गया जिन्होंने कभी चांदी को देखा था। सबने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, कुछ रोते हुए, कुछ हंसते हुए, पर हर कहानी के साथ परछाई छोटी होती गई। उसकी चांदी सी चमक मानो कहती रही कि उसे अपनी कहानी दोहरानी है, पर अब वो सुनने को तैयार थी। उस रात जब एक वृद्ध महिला ने अपने पुराने गीत गाए, गाना जो चांदी की मां ने गांव के बच्चों को सिखाया था, परछाई अचानक थम सी गई। उसके बाद वो धीरे धीरे महल की बीचों बीच आई और सभी के सामने उसकी अर्धमनाही हुई आवाज में गूंजी, मैं वो हूं जिसके लिए तुमने अपना वादा तोड़ा, पर मेरी आवाज तुम्हारे भीतर है। इसे दबाना, मिटाना या अनदेखा करना आसान नहीं है। इसे सहना होगा, प्यार देना होगा, और फिर ये शांत हो जाएगी। अरमानों की तरह ये शब्द हर एक के हृदय में रोशनी जगा गए। लोगों ने वादा किया कि नदी का मार्ग सही किया जाएगा, गांव को पानी दिया जाएगा।
गलत करने वालों ने स्वीकार किया कि उन्होंने स्वार्थ में अखियां मूंद ली थी। महल के अत्याधिकारियों ने मिलकर न केवल जमीन का सुधार किया, बल्कि गांव वालों के लिए नए कुएं, नालियां और सहेजने के उपाय लाए। चांदी की परछाई हर शाम हर उन स्थानों पर आती जहां किसी ने अनदेखी की हुई थी, पर अब वो न डराने वाली थी न नसीहत देने वाली। वो सिर्फ याद दिलाती थी कि जो बीता उसे समझो और जो खो गया उसे वापस करो। धीरे धीरे उसने अपना रूप भी बदल दिया। ठंडी चांदी अब थोड़ी गर्म पे वाली और मानवीय लगने लगी। उसकी छाया में अब मुस्कान की परछाई भी झलकने लगी। समय के साथ जो क्षतियां थी वे भरी गई। गांव फिर से हारा हुआ नहीं रहा। वहां के बच्चे फिर से नदी किनारे खेलने लगे और चांदी का नाम अब शोक नहीं वरन गर्व के साथ लिया जाने लगा। और महल, उस बड़े दरबार में अब अक्सर एक जगह खाली रखी जाती जहां चांदी की स्मृतियां साझा की जाती। वहां पुराने खिलौने, दर्पण और छोटे छोटे हथियार रखे गए, न कि कतार में बल्कि यादों की पूजा की तरह। बीरबल और अकबर ने मिलकर एक नियम बनाया कि किस भी गलती को दबाया नहीं जाएगा। नई नीति बनाई जाएगी जिसमें लोगों की आवाजों को महत्व दिया जाएगा। इस नीति से न केवल उस गांव बल्कि आसपास के अन्य गांवों में भी बदलाव आया। पर एक दिन चांदी की परछाई आखिरकार महल की दीवार के ऊपर एक अंतिम बार आई। उसने जैसी बार बार कोहराम मचाया था वैसा कुछ भी अब न था। पर फिर भी उस दिन सबने देखा कि उसके आंचल में कुछ और था। एक छोटी सी चाबी जो शायद वर्षों पहले किसी दरवाजे की थी। बीरबल ने झट से वो चाबी उठाई और महल के परित्यक्त तहखाने की एक दरवाजा खोला जहां वर्षों से एक गुमनाम कमरा पड़ा था। उस कमरे में चांदी की तस्वीरें थी, उसकी मटमैली दुपट्टा और एक पुराना गीत लिखा हुआ था। वे पढ़ने लगे, जो पानी में छुपा उस पानी को न छुपाओ, जो गीत दबा उसे फिर से गुनगुनाओ, जब तक याद रहेगी तब तक रोशनी रहेगी। चांदी की छाया से सच्चाई सहजात सही। तभी चांदी की परछाई जैसे संतुष्ट होकर धीरे धीरे हवा में पिघलने लगी और आखिरकार एक छोटी सी चमक बनकर वहां से उड़ गई आसमान की ओर, जहां चांद की रोशनी अब पहले से भी अधिक शांत और तर्कपूर्ण लग रही थी। महल के लोग खुशी से चिल्लाए, कुछ रो पड़े, कुछ ने अपनी आंखों में नई उमंग भरी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और धीमे से कहा, तुमने फिर सत्य ढूंढ निकाला। बीरबल ने हंसकर सिर हिलाया और कहा, सत्य खुद कभी नहीं छिपता साहिब, केवल उसे सुनने वाले चाहिए होते हैं। समय बीतता गया। चांदी की छाया अब बस एक किस्से की तरह बची। वो किस्सा जो हर किसी को याद दिलाता कि यादों को दबाना आसान होता है, पर वे फिर निकल ही आती है, और कई बार कष्ट के साथ। महल ने नई नीति के साथ समाज में एक मिसाल कायम की कि पुराने घावों को भरने में सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी और करुणा होती है। लोगों ने सीखा कि किसी की वेदना पर आंख मूंदना न केवल अन्याय है, बल्कि भविष्य में उसे बड़ा बना देता है। और जहां तक चांदी की बात थी, उसके गीत अब बच्चों के खेलने के रूप में, बूढ़ों की कहानियों में और महल की दीवारों पर लगी तस्वीरों में बचे। यही उसकी सच्ची विजय थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि अब हर साल एक दिन याद दिवस मनाया जाएगा, जिस दिन लोग अपने पुराने वादों की और अनदेखी की यादों की समीक्षा करेंगे और जो खोया उसे पुनः स्थापित करेंगे। ये दिन सिर्फ समारोह नहीं था, ये एक वादा था कि भूतकाल से जितनी भी भूलें हुई उन्हें सुधारा जाएगा। और तब से लेकर आज तक अकबर के राज्य में लोग छोटी छोटी बातों की अनदेखी नहीं करते। वे सुनते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी की आवाज दब न जाए। इस तरह चांदी की छाया महल में आई, रही और चली गई, पर उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। जब कोई गलती नजरअंदाज की जाती है, जब किसी की आवाज दब जाती है, तो कहीं ना कहीं चांदी की ठंडी परछाई वापस आने की तैयारी कर लेती है। और यही सबक उस महल और उसके लोगों ने सीखा। यादों का सम्मान करो, दूसरों के दर्द को समझो
और कभी अपनी छाया में किसी को दबा कर न रखो। एक छोटी सी सीख, पुराने जख्मों को दबाने से वे और गहरे हो जाते हैं। इंसानियत, क्षमा और ईमानदारी से उन्हें भरना ही सच्ची बहादुरी है। जब बीरबल ने कर दिया गरीब को अमीर, अकबर के दरबार में बहुत सी बातें आती जाती। नए कर नियम, पड़ोसी राज्यों की खबरें, महल के बहाने और कभी कभी किसी आम आदमी की सुध भी पहुंच जाती थी। पर उस वर्ष कुछ अलग था। सर्दियों की आरंभिक हवाओं में जहां लोग अपनी अंगड़ाई लेते रहे, वहीं महल के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने एक पुराना व्यक्ति बैठा रहता था। उसका नाम आंचल लाल था, पर सब उसे आंचल चंद कहते थे। आंचल चंद की आंखों में कोई चमक नहीं थी, पर हंसी उसका नसीब थी। रोटी उसकी रोजमर्रा की जंग थी। आंचल चंद का घर महल से अधिक दूर न था। एक संकरी गली के मोड़ पर, जहां पानी बहता तो था पर अक्सर सूख जाता। उसने जीवन में बहुत कुछ देखा था। बेमौसम बारिश, बेमौसम आसानियां और कुछ बार अकबर के दरबार की एक झलक जो कभी कोई आतिशबाजी की तरह दिखती थी। पर उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके पास कोई जमीन नहीं थी, कोई नौकरी न मिली और उसके पास केवल एक छोटी सी सिलबर्तन की दुकान थी, जिसमें वह चूने से सने कटोरे बनाकर बेचता था। उसकी कला में निपुणता थी। कटोरी की नर्म गोलाई, मटमैली परत पर उकेरे हुए छोटे छोटे फूल पर नगद कमाता था। प्रमुख कारण था कि बाजार में सस्ते चीनी मिट्टी के बर्तन बाहर के व्यापारी ला देते थे और आंचल चंद जैसी कलाओं का कोई मोल नहीं था। वो रोज 2-4 कटोरे बनाकर बेचकर पेट भरता और अपने बूढ़े मां बाप को संभालता। एक दिन उसने आखिरी बची हुई कुछ सिक्कियां गिनकर ये सोचा कि आज किसी तरह मुलाकात में कुछ दिखा दे तो शायद दिन कट जाएगा। पर किस्मत की एक अजीब चाल थी। वही दिन अकबर का राज्यपाल सहकारी ग्राम योजना पर बहस कर रहा था और बीरबल उसी बहस का हिस्सा बनने दरबार में थे। बीरबल को खबर मिली कि कुछ गांवों में भूखे लोग अपनी जमीन खो चुके हैं, क्योंकि बड़ी जमीनें कुछ जमींदारों ने खरीदी हैं और छोटे किसानों को बाहर निकाल दिया जा रहा है। बीरबल, जो हमेशा न्याय की तराजू में सीधा खड़ा रहता था, के मन में बेचैनी हुई। वो जानता था कि गरीबी सिर्फ पैसे का अभाव नहीं, बल्कि अवसरों का अभाव भी है। उसने सोचा कि सिर्फ सहानुभूति से काम नहीं चलेगा। किसी को ऐसी सोचना होगी जिससे गरीब के लिए रास्ते खुलें। जिस शाम उसने महल से बाहर कदम रखा, उसकी नजांक आंखें आंचल चंद की झोपड़ी तक पहुंची। आंचल चंद एक छोटी खिड़की से बाहर झांक रहा था और उसके हाथ में एक टूटा हुआ कटोरा था, जिसे वो जोड़ रहा था। उस कटोरे को देखते हुए बीरबल की सूक्ष्म मुस्कान और भी चमक उठी। वो उसी घड़ी वहां पहुंचे। आंचल चंद की उलझी सी पर मुस्कुराती आंखें उसे देखकर चौंकी। बीरबल ने बिना किसी औपचारिकता के पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आंचल चंद, महामहिम, उसने झिझक कर कहा, पर मुझे लोग बस आंचल बोलकर बुलाते हैं। बीरबल ने उसकी कलात्मक कटोरी को हाथ में लिया, उसे महसूस किया और बोले, तुम्हारे हाथों में कारीगरी है, पर तुम्हारा बाजार नहीं है। लोग तुम्हारी कला को देखने की जगह सस्ते झरोखों पर आंखें घुमाते हैं। आंचल चंद की आंखें नम हो आई, पर वो तब तक चुप रहा। बीरबल ने फिर कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं जो तुम्हें अमीर बना दे, क्या तुम मानोगे? आंचल चंद की हंसी कड़वी थी। अमीर? मैं गरीब हूं, महामहिम। अमीरी मेरे लिए एक सपना है जिसे देखकर नींद टूट जाती है। पर अगर यह सपना सच हो सके तो? उसकी आंखों में आशा की एक झिलमिल सी आ गई। बीरबल ने आंखों में अपनी चतुर मुस्कान दिखाई और कहा, मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा, पर अमीरी का अर्थ सिर्फ धन नहीं होगा। ये तुम्हारी कला, तुम्हारी शान और लोगों का भरोसा भी होगा। उस रात बीरबल ने दरबार में अकबर के सामने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि महल एक उद्यमिक मेला आयोजित करेगा, जिसमें महल के पास के सभी कारीगर, किसान और छोटे व्यापारी अपनी कला और माल दिखाएंगे। पर यहां शर्त यह थी कि हर किसी के सामान को बराबर मौका दिया जाएगा
और महल के दरबार के कुछ लोगों को हर दिन एक छोटा सा नकद इनाम भी दिया जाएगा कि वे किसी एक छोटी चीज की खरीद कर को इसका सम्मान करें। अकबर को ये विचार भाया। उन्हें भी न्याय और सार्वजनिक कल्याण में दिलचस्पी थी। उन्होंने आदेश दिया कि मेले का प्रचार सभी गांवों और बाजारों में किया जाए और महल के कुछ धनराशि से सहायता कोष बनाया जाए, ताकि जिनके पास प्रारंभिक संसाधन न हो उन्हें छोटे वित्त दिए जा सके। मेला आया और जाहिर था कि आंचल चंद जैसे छोटे कारीगरों के लिए यह स्वर्ग समान अवसर था। आंचल चंद ने अपनी थोड़ी सी बचत से कुछ खास कटोरे बनाए। उन पर उसने अधिक मेहनत की थी। उसने प्रत्येक पर छोटी छोटी लोक कथाएं उकेरी थी। नदी की दास्ता, खेत की उपमा, मां की ममता। उसने हर कटोरे के साथ एक छोटा सा पत्र रखा जिसमें उसने अपनी कहानी लिखी थी कि उसने ये कटोरा क्यों बनाया। लोगों को ये कुछ अलग लगा। महल की हलचल, बाजार की भीड़ और कुछ अनगिनत महाकाव्यों के बीच आंचल चंद की जिंदादिल कटोरियां चमक रही थी। पर पहले दिन की शाम उसने केवल 5 कटोरे बेचे, पर उन 5 में से एक कटोरा अकबर ने खरीदा था। जिन आंखों ने उसे देखा वे आंखें सिर्फ देखने की नहीं थी, वे उन कास्टियों की भी आवाज बनकर आई थी जो समाज को बदल सकती थी। बीरबल ने मामले को और आगे बढ़ाया। उसने कहा कि जिन कारीगरों के पास छोटे कौशल हैं उन्हें महल की ओर से एक कारीगर कुटिया दी जाएगी, एक छोटा सा ठिकाना जहां वे अपनी कला दिखा सकें, दूसरों से सीखें और अधिक वस्तुएं बना सकें। साथ ही बीरबल ने स्थानीय व्यापारियों को भी निर्देश दिया कि वे इन कारीगरों की वस्तुएं अपने दुकानों में रखें, बशर्ते कि कच्चे माल और मजदूरी का उचित भुगतान हो। वो समझ गया था कि अमीरी का रास्ता केवल अनुदान नहीं बल्कि बाजार तक पहुंच है, एक स्थायी रास्ता जहां कंधा मिलाकर काम करके व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसने छोटी छोटी व्यवस्थाओं को जोड़ तोड़ कर एक प्रणाली बनाई जो गरीबों को स्थायी गुजारा देती। पर कहानी में इतनी आसानी से मोड़ नहीं आया। कुछ बड़े व्यापारी और जमींदार जो राज्य के पुराने संरक्षक थे इस नए नियम से नाराज हो उठे। उनकी मुनाफाखोरी और सस्ती वस्तुओं का राज खतरे में था। उन्होंने बीरबल के प्रस्ताव का विरोध किए बिना न छोड़ा। उन्होंने कहा कि महल व्यापार में हस्तक्षेप न करे, ये बाजार की स्वाभाविक व्यवस्था को बिगाड़ेगा। बीरबल, जो अनुभव में सहज थे, ने कहा कि यदि बाजार लोगों के जीवन का आधार बनता है तो उसे जीवन के लिए उपयोगी बनाना चाहिए, न कि केवल कुछ के लिए संपत्ति बढ़ाने के साधन। पर उनकी बातों का असर कुछ लोगों पर कम और कुछ पर अधिक हुआ। कुछ व्यापारी महल के आदेश का विरोध करने लगे और बाजार में उनके द्वारा लाई गई सस्ती वस्तुएं लेकर लोगों को आश्वस्त करने लगे कि पुराने तरीके ही अच्छे हैं। आंचल चंद ने ये सब देखा और उसने निराश न होकर अपने कला को और निखारा। उसने छोटे छोटे कटोरों पर ऐसी कलाकृतियां बनाई कि जो लोग सिर्फ दिखावा करते थे वे भी झिझकते हुए उसकी तरफ आने लगे। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने उसकी एक कटोरी खरीदी और मांग की कि वो उसे और बनाने की कला सिखाए। आंचल चंद ने अपनी कला के बदले कुछ पैसे मांगे और उसने असमंजस में उन्हें स्वीकार कर लिया। पर उसी व्यापारी ने आंचल चंद की कला को कॉपी कराकर सस्ते में बाजार में उतार दिया, जैसा पुराने जमाने में होता रहा था, और उसने आंचल चंद की मेहनत की कीमत घटा दी। आंचल चंद का हृदय टूट गया। वो सोचने लगा कि क्या सच में लोग उसकी मेहनत का आदर करेंगे या बस उस कला का लाभ उठाएंगे। बीरबल ने ये देखा और चुप न रहा। उसने दिवालियापन के खिलाफ ठोस कदम उठाने का निर्णय किया। उसने मसलों को दस्तावेजी रूप दिया। किसी भी कारीगर की कलाकृतियों का दौरान हस्ताक्षर रखा जाने लगा। हर कटोरे के साथ एक छोटा सा मुहरदार पत्र जुड़ता जो उस कारीगर की पहचान देता, उसका नाम, गांव का नाम और एक लाइसेंस कि ये कला उसकी मौलिक रचना है और जो कोई भी बिना अनुमति के इसका पुनरुत्पादन करेगा उस पर आर्थिक दंड और सार्वजनिक अपमान का प्रावधान रखा गया, कुछ ऐसा जो तब तक प्रयोग में नहीं आया था।
इससे व्यापारियों को चेतावनी हुई। कईयों ने तुरंत निम्न राह अपनाई, पर कुछ ने ईमानदारी से सुझाव दिए कि बाजार में प्रतियोगिता अच्छी है, पर उसे एक सीमा में रखा जाना चाहिए। अकबर ने भी इस विचार का समर्थन किया और कहा कि राज्य को कला और कारीगर का संरक्षण भी करना चाहिए, क्योंकि वे केवल माल नहीं बनाते, वे संस्कृति बनाते हैं। धीरे धीरे आंचल चंद की कला की कीमत बढ़ने लगी। लोग उसकी कटोरियां सिर्फ उपयोग की वस्तु के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक मानने लगे। अब उसकी जिंदगी में पैसे आना शुरू हुआ, पर बीरबल की मंशा केवल पैसे तक सीमित नहीं थी। उसने आंचल चंद को प्रशिक्षण देने के लिए कुछ अन्य कारीगरों के साथ एक कार्यशाला खोलने का प्रस्ताव दिया, ताकि वे नई तकनीकों को सीखकर और अपनी कलाकृति को व्यवस्थित व्यापार में बदल सकें। आंचल चंद ने यह स्वीकार कर लिया। उसने कार्यशाला में हाजिरी लगानी शुरू की। वहां उसने नए तरीके सीखे, साफ सुथरा कच्चा माल कहाँ मिलेगा, छोटे छोटे डिजाइन किस तरह प्रचारित किए जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे अपनी कला का मूल्यांकन करवाया जाए। समय के साथ आंचल चंद की मास्टरशिप प्रसिद्ध हो गई। उसकी दुकान अब छोटी नहीं रही, वो एक संस्थान में बदल गई, जहां आसपास के गांवों के लोग आते और सीखते। उसके पास अब मजदूर थे जो उसे मदद करते, और उसके पास कुछ बचत हुई, जिसके सहारे उसने छोटी सी जमीन खरीदी। उसके बच्चे अब स्कूल जाते थे, और गांव में भी एक सांस्कृतिक जागरण शुरू हुआ। लोगों ने कमाओ रोजमर्रा की चीजों से अलग अपनी कला को पहचानना शुरू किया। आंचल चंद मात्र अमीर नहीं बना, वो सम्मानित हुआ। पर बीरबल की ख्वाहिश वह थी कि अमीरी व्यक्तिगत संपत्ति का नाम न रहे, बल्कि सामूहिक उन्नति का संकेत बने। इसलिए उसने आंचल चंद की सफलता का एक हिस्सा समुदाय के विकास में लगाने का नियम बनाया। उनके संस्थान की आय का कुछ हिस्सा गांव के अन्य कला कर्मियों के प्रशिक्षण में और बच्चों के शिक्षा कोष में जाता रहा। पर कहानी में एक और मोड़ आया, जब वही व्यापारी जिसने पहले आंचल चंद की कला की चोरी की थी, ने महल में षड्यंत्र रचा। उसने ये आरोप लगाया कि आंचल चंद की कारीगरी के साथ उसके व्यापारियों ने जो विनिर्माण किया वो नकल नहीं, बल्कि परिष्कृत उत्पादन था, और आंचल चंद उसे कहीं कहीं से उठाकर बेच रहा है। आरोप सुनकर कुछ लोगों में सस्पेंशन आया। कामन रसा यानी समाज की आलोचना फैल गई। लोगों ने सोचा कि अगर छोटे कारीगर बड़ी बड़ी चीजें बनाकर अपना फायदा उठा रहे हैं, तो क्या वे सचमुच सही हैं? बीरबल ने यह देखा, और वो समझ गया कि सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं, नैतिक शक्ति और पारदर्शिता भी चाहिए। उसने मामले की जड़ तक पहुंचने का निश्चय किया। बीरबल ने एक परीक्षण रखा, जिसमें आरोप लगाने वाले व्यापारी और आंचल चंद दोनों को अपनी अपनी कलाकृतियों के 5 नमूने प्रस्तुत करने थे, और एक स्वतंत्र जूरी, जिसमें कुछ अनुभवी कारीगर और सम्मानित नगरवासी थे, उन्हें जांचना था। बीरबल ने यह भी कहा कि अगर आंचल चंद दोषी पाया गया तो उसे दंड दिया जाएगा, और यदि व्यापारी दोषी पाया गया तो उसे सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा किया जाएगा। प्रतियोगिता की शर्तों ने लोगों को एक नई जिम्मेदारी दी कि वे निष्पक्ष रहें। जिस दिन जूरी ने सब कामों की जांच की, सबने देखा कि आंचल चंद की कलाकृति में एक अलग आत्मा और हस्त निर्मित किस्म की अनोखी मुद्रा है, जो मशीनों द्वारा नहीं बनाई जा सकती थी। वही व्यापारी की बनाई गई वस्तुएं भले ही दिखने में अच्छी थी, पर उनमें वही जीवन नहीं था। जूरी ने आंचल चंद की जीत का ऐलान किया, और व्यापारी को अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगनी पड़ी। इससे एक संदेश गया कि सच्ची कला की नकल नहीं हो सकती, और सच्चे कारीगर को उसकी मेहनत का फल मिलेगा। आंचल चंद अब धनवान था, पर उसकी सरलता नहीं बिगड़ी। उसने अपनी आर्थिक स्थिति का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। नए कुएं, स्कूल की छत और महिलाओं के लिए सिलाई के उपकरण खरीदे। बीरबल ने ऐसे ही व्यक्तियों की पहचान की, जो केवल अमीर बनने की चाह में नहीं, बल्कि समाज को वापस देने की तमन्ना रखते थे। उसकी यही नीति धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। लोगों ने छोटे उद्यमों को अहमियत दी, और बहुधा सामुदायिक सहायता से स्वास्थ्य व शिक्षा योजनाएं बनी।
अकबर ने भी गर्व से इसे देखा। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति वही है जो लोगों को एक दूसरे का सहारा बनना सिखाए। कहानी का आखिरी बड़ा मोड़ तब आया जब आंचल चंद ने महल के सामने एक बड़ा उत्सव रखा। एक ऐसा उत्सव जिसमें उसने उन सब लोगों को बुलाया जिन्होंने कभी उसकी मदद की और जिनकी वजह से उसके जीवन में बदलाव आया। वहां बीरबल भी आए। उत्सव में लोक गायक गा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और चारों ओर खुशियों की गूंज थी। आंचल चंद ने मंच पर आते हुए सारी भीड़ को देखा और आंखें नम हो आई। उसने बीरबल को देखा और बोला, बीरबल जी, आपने मुझे अमीर बनाया, पर अमीरी का अर्थ आपने मुझे बताया कि ये केवल पैसा नहीं, ये सम्मान है, सामर्थ्य है और सबसे बड़ी बात, लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने की चाह। बीरबल ने उस पर एक हल्की मुस्कान दी और कहा, आंचल, असल में तुमने खुद को अमीर बनाया, मैंने बस द्वार खोल दिया। असली अमीरी तो दिल की बड़ी सोच में है। जब तुम दूसरों को भी उठाते हो तो तुम्हारी अमीरी सच्ची बनती है। आंचल चंद ने फिर कहा, मगर एक बात है, मुझे डर था कि लोग मेरी कला की नकल कर देंगे। उन्होंने मेरे काम को सस्ता कर दिया, पर आपने न्याय दिलाया और मैंने सीखा कि सिर्फ हाथों की कला नहीं, सोच की भी कद्र होती है। उत्सव भव्य था और उसने गांव में एक नई आशा जगा दी। आंचल चंद की कहानी किसी लोक कथा की तरह फैल गई। वो कहानी जो बताती कि कैसे एक बुजुर्ग कारीगर ने अपने दिल की सादगी, मेहनत और लोगों की मदद से अमीरी पाई। पर सबसे बड़ी जीत बीरबल की सोच की थी। उसने संकेत दिया कि राज्य का काम सिर्फ करनियम बनाना नहीं है, बल्कि लोगों के अस्तित्व को मजबूत करना है। उसने ये सिद्ध कर दिया कि चाहे कितने भी बड़े व्यापारी हों, अगर नीति साफ हो तो न्याय संभव है। कहानी का अंत ये नहीं था कि आंचल चंद अमीर बन गया और बस मजा आ गया। वो तो बस शुरुआत थी। उसने अपने अमीरी का अधिकतर हिस्सा गांव के विकास में लगा दिया और एक फंड बनाया जिसका नाम आंचल कोष रखा गया। ये कोष छोटे कारीगरों के लिए ऋण देता, बच्चों की पढ़ाई का समर्थन करता और महिलाओं के लिए कपड़ा और बुनाई के उपकरण उपलब्ध करवाता। बीरबल ने कहा कि यही सच्ची अमीरी है, जब पूंजी साझा की जाए ताकि बहुत से लोग बेहतर जीवन जी सकें। आंचल चंद ने यह भी सीखा कि अमीरी के साथ जिम्मेदारी आती है और वह इसे बखूबी निभाने लगा। समय के साथ आंचल चंद की प्रतिमा गांव के बीचों बीच एक छोटे से चबूतरे पर रखी गई, जिस पर लिखा था, जिसने हाथों से मेहनत की, आंखों में सपने रखे और दूसरों के लिए रास्ता बनाया, वही सच्चा अमीर है। लोगों ने इसे श्रद्धा से देखा और आने वाली पीढ़ियां सुनती रही कि कैसे एक मंत्री की सूझबूझ और एक गरीब की लगन ने मिलकर गांव का भाग्य बदल दिया। आखिर में बीरबल ने अकबर से कहा, साहिब, अमीरी केवल पैसों में नहीं नापी जाती, ये उत्साह, सामर्थ्य और दूसरों के लिए कुछ करने की क्षमता में समाई होती है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने आज भी सच साबित किया। हमारे राज्य की असली शक्ति उसके लोगों में है, न कि खजाने में। और इस तरह आंचल चंद की कहानी ने दरबार को सिखाया कि गरीबी कोई स्थायी श्राप नहीं, बल्कि अवसरों की कमी है। अगर अवसर दिए जाएं तो गरीबी बदल सकती है। बीरबल ने न केवल एक गरीब को अमीर बनाया, बल्कि उसने उस अमीरी को एक सामाजिक मिसाल में बदल दिया, एक ऐसा अमीर जो समाज के लिए फायदेमंद हो। आंचल चंद की जिंदगानी की चमक वर्षों तक गांव और महल दोनों में कायम रही और लोग आज भी उस दिन की याद करते हैं जब बीरबल ने आंचल चंद को उठाया और उसे दिखाया कि अमीरी का सही मतलब क्या होता है। एक छोटी सी सीख, असली अमीरी पैसा नहीं, समर्थन, मौका और दूसरों के लिए कुछ देने की क्षमता है। बादशाह की रहस्यमयी यात्रा। रात इतनी गहरी थी कि सितारे भी अपने अपने घरों में चुप हो गए थे। महल की दीवारों पर चांद की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी, पर उस रोशनी में कुछ अजीब सा कंपन था, मानो कोई संदेश हवा में फुसफुसा रहा हो। बादशाह फर्श पर बिछी कालीन पर अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर वो स्थिर मौन था जो वर्षों की सोच
और जिम्मेदारियों से आया होता है। राज्य के कस्बों में कलह थी, किसानों के मुद्दे थे और रसायनालय के विहंगम विचारों में नए नियमों की कागजी धारें अभी भी कच्ची थी। पर आज बादशाह के मन में किसी और ही चीज की खटास थी। उनकी आत्मा में एक अनकहा सवाल उभरा था कि सारी शक्ति के बावजूद क्या वह सचमुच अपने लोगों के दुखों को समझ पाते हैं। ठीक उसी समय महल के पुराने दरवाजे पर हल्की खनक हुई। एक बूढ़ा अधेड़ सिपाही, जिसका नाम हरिन था, चुपके से अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था, जिस पर कुछ अनोखे प्रतीक बने थे। उसने झुककर बादशाह को सूचना दी कि आज बाजार के बाहर एक अज्ञात साधु दिखाई दिया है। उन्होंने कहा कि शाम के समय एक रहस्यमय यात्रा शुरू होगी और जो कोई चाहे वो उसके साथ जा सकते हैं। बादशाह ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर दिल की गहराई में उसके भीतर अस्तित्व की जिज्ञासा जाग उठी। वो जानता था कि साधु कोई सामान्य यात्री नहीं होगा, किसी अनदेखे संदेश का प्रतिनिधि होगा जो उसके जीवन की धड़कनों को झकझोर दे। बादशाह ने बिना किसी प्रचार के राजभवन के कुछ विश्वास पात्रों को बुलाया और कहा, जाओ और पूछो वो साधु कौन है, किस लिए आया है। पर उसके शब्दों के बीच ही कुछ और चल रहा था, एक अनभिज्ञ आकर्षण जिसने उसे खींच लिया। वो अकेले उठकर महल से बाहर निकला। हवा में ठंडक थी, पर हवा में एक मीठी मिट्टी सी खुशबू थी जो उसे बचपन की सरहदों के किनारे ले गई। वे दिन जब वो छोटे से राजकुमार था और उसके पास केवल एक लकड़ी की तलवार और एक सपनों भरा दिल था। बाजार के एक कोने में, जहां पुराने पेड़ों की छाव थी, साधु बैठा था। उसकी आंखें गहरी और शांत थी, चेहरे पर समय की लकीरें और सिर पर सफेद टोपी। वो किसी असाधारण शख्स की तरह नहीं दिखता था, पर उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था कि लोगों की हंसी भी धीरे पड़ रही थी। जब बादशाह उसके पास पहुंचा तो साधु ने बिना किसी परिचय के कहा, महाराज, आज तुम्हें एक यात्रा करनी है, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें बाहर से भीतर तक बदल देगी। बादशाह पहले हैरान हुआ, पर फिर उसकी जिज्ञासा निर्णायक थी। वो बोला, कहा, कैसे? साधु ने उत्तर दिया, ये रास्ता तुम्हारे राज्य की सीमाओं से परे है, पर तुम्हें किसी की आंखों से दुनिया देखनी होगी, वो आंखें जिनके पास तुम्हारी सत्ता का कोई असर नहीं। साधु ने उसे एक मोती सा चमकता दर्पण दिया और कहा कि वह दर्पण एक द्वार है, उसमें जो दिखाई देगा वही तुम्हें उस राह तक ले जाएगा। दर्पण में बिखरी रोशनी अचानक बदलने लगी और बादशाह ने अपनी परछाई में किसी अनजानी भूमि की झलक देखी। वहां झरने की आवाज थी और बच्चों की हंसी। साधु ने कहा, तुम्हें वह सब देखना होगा जो तुमने आज तक नहीं देखा। बादशाह ने सांस भरी और कदम बढ़ा दिए। साधु ने मेरे पास आते हुए कहा, यात्रा केवल तुम्हारे कदमों की नहीं, ये तुम्हारे हृदयों की शुद्धि का मार्ग है। बादशाह ने केवल सिर हिलाया और दर्पण की चमक में समा गया। अगली ही घड़ी उसने पाया कि महल की ठंडी दीवारें, रेशम की ओढ़ने और सोने की टेबलें सब गायब हो चुकी है। उसके आगे सिर्फ एक लंबा सा रास्ता था, जिस पर मिट्टी और पत्थर बिखरे हुए थे। आसपास के पेड़ों पर पक्षियों की कलरव थी और कुछ दूर एक छोटी सी झोपड़ी से धुआं उठ रहा था। जब उसने झोपड़ी के पास जाकर देखा तो एक महिला अपने बच्चे को पानी दे रही थी और उसके हाथ में जो कुछ था वो बहुत मामूली प्रतीत हो रहा था। बादशाह ने सोचा, ये गांव में कोई साधारण दृश्य है, पर अचानक उस बच्चे की आंखों ने उसकी आत्मा को चीर दिया। बच्चे ने बादशाह की ओर देखा और कहा कि उसकी आंखों में एक तरह की रिक्तता थी, खुश होने की एक तीव्र चाह, परंतु साधनों की कमी थी। बादशाह ने तुरंत अपनी जेब देखी, पर वहां के चमकीले सिक्कों का जुगाड़ अब अर्थहीन था। वो समझ गया कि यहां उसका राज्य नहीं काम कर रहा। गांव के लोगों की बातें ऐसी थी कि उनका दर्द न तो दस्तावेज में आता था और न ही किसी दरबार की योजना में। बादशाह ने पहली बार महसूस किया कि कितने नन्हे जीवन उसकी नीतियों से अछूते रह जाते हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए वो एक बुढ़िया से मिला,
जिसकी पीठ झुकी और हाथ में एक टूटा बर्तन था। उसने बादशाह से विनम्रता से कहा, बेटा, अगर तुम सच में राजा हो तो मेरे बर्तन का कुछ भरोसा कर दो। मुझे अगले हफ्ते बाजार में दिखना है, पर मेरे पास पैसे नहीं। बादशाह ने पल भर उसके हाथों को देखा और आधी बोली रखने की जगह अपने सिंहासन का आदेश देने वाले स्वभाव को पीछे छोड़ते हुए उसके लिए कुछ सोचा। पर यहां आदेश यहां काम नहीं आते थे। केवल समझ और सहानुभूति ही रास्ता खोलती थी। बादशाह ने अपनी दंडिका निकाली, पर वो उसे लौटा नहीं पाया। उस दंडिका का कोई मर्म यहां काम नहीं कर रहा था। तभी साधु का स्वर उसके कानों में गूंजा, तुम्हें उनकी तरह सोचना होगा, उनके साथ जीना होगा, तभी तुम बदल सकोगे। बादशाह तब समझ गया कि यात्रा केवल देखना नहीं बल्कि सुनना, महसूस करना और बदल जाना है। उसने गांव के लोगों के साथ बैठकर उनकी दिक्कतें सुनी, उनकी कहानियों में कर्ज, अनाज की कमी और आशाओं का टूटना था। समय समय पर वो उन किसानों की आंखों में अपने राजस्व के कागजों की परछाई भी देखता। सत्ता की दीवारें थी जिनके पार सचमुच का जीवन था। उसने विचार किया कि जहां वो नीतियां बनाता था वहां वास्तविक जीवन का परीक्षण शायद नहीं होता था। उसे गांव वालों की बातों में एक बात बार बार सुनाई दी, हमारी आवाज दरबार तक नहीं पहुंचती। ये लाइन उसे चुभ गई। क्या सच में उन्होंने अपनी आवाज वहां पहुंचने दी थी? वह रात को साधु के पास गया और पूछा कि क्या यह सब वास्तविक है? साधु ने कहा, सब वास्तविक है, पर असली परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हें वापस महल जाकर वही सुनकर बदलाव करना होगा जो तुमने यहां सीखा। बादशाह महल लौटा, पर उसका मन पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब ग्रामीणों की उंगलियों की लकवीनुमा मेहनत की छाप थी। उसकी सांसों में उनके घरों की मिट्टी की खुशबू थी। पर सबसे बड़ा संकल्प उसे तब हुआ जब उसने देखा कि महल के अनेक मंत्री और अमीर लोग अपनी बातों में व्यस्त थे। कागजों की परतें, लेन देन और पारंपरिक शिष्टाचार। वो महसूस करने लगा कि केवल उसके बदलने से काम नहीं चलेगा, प्रणाली को बदलना होगा। उसने अगले दिन दरबार बुलाया और जो कुछ उसने अनुभव किया था खुलकर बताया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसे प्रशंसा दी, पर कुछ थे जो विरोध करने लगे। उनके हितों को खतरा था। पर बादशाह ने हार न मानी। उसने नए अधिकारी नियुक्त किए जो सीधे गांवों में जाकर रिपोर्ट लाने का कार्य करते। उसे लगा कि जब तक सच्चाई जमीन पर न पहुंचे, कागज पर बने नियम बेअसर रहेंगे। पर परिवर्तन की राह आसान नहीं थी। कुछ प्रभावशाली परिवारों ने उसके निर्णयों का विरोध किया और उन्होंने ये कहकर कि राज्य का लाभ जरूरी है, कई कार्यों को रोका। उस विरोध से बादशाह के भीतर पुरानी शंका उभरी, क्या वो वास्तव में सक्षम है अपने राज्य की व्यवस्था बदलने के लिए? उसी समय साधु फिर प्रकट हुआ और बोला, तुमने एक यात्रा की शुरुआत की, पर असली यात्रा अब शुरू होगी। साधु ने उसे एक दूसरा दर्पण दिया। इस बार दर्पण के भीतर उसकी भविष्य की परछाई और उसके बाद आने वाले असर की झलक थी। बादशाह ने देखा कि यदि उसने ठहराव न लिया और लोगों की आवाज को स्थायी तौर पर न जोड़ा तो कुछ लोग फिर भी पीड़ित रहेंगे। दर्पण ने उसे एक रास्ता दिखाया, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय अर्थव्यवस्था में निवेश। पर यह सब धन की बदौलत संभव था। और धन कहां से आएगा? बादशाह ने उस समस्या को एक नई सोच से लिया। राज्य के खजाने के बदले उसने ताजस्थाई साझा कोष का प्रस्ताव रखा, जिसमें अमीरों का कुछ योगदान और राज्य का कुछ अनुदान मिलकर उन परियोजनाओं को शुरू करेगा जो दीर्घकालिक होंगे। धीरे धीरे नीतियां लागू होने लगी। पाठशालाएं बनी जहां बच्चों को न केवल लेखन पढ़ना सिखाया गया, बल्कि किसान तकनीकें, कारीगरी और स्थानीय व्यवसाय चलाने की कला भी सिखाई गई। स्वास्थ्य शिविर लगाए गए और गांवों में स्वच्छ पानी के कुएं खोदे गए। शुरुआत में विरोध ज्यादा था, पर जब गांव के बच्चे स्कूल से वापस आकर घर पर पढ़े हुए अक्षर पढ़ते और मां बाप की आंखों में गर्व जगता देखा गया, विरोध थोड़ा थोड़ा शांत हुआ।
धीरे धीरे बादशाह का नाम लोगों के बीच अलग अर्थ ले चुका था। वो अब केवल एक राजा नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा शख्स था जिसने उनकी आवाज सुनी और उन्हें स्थान दिया। यात्रा के आखिरी चरण में बादशाह फिर उस साधु के पास गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम जान गए हो कि शासक होने का मतलब केवल आदेश देना नहीं, बल्कि सुनना और साथ चलना भी है। बादशाह ने सिर झुकाया और कहा, मुझे अब समझ आया। दर्पण ने मुझे संसार दिखाया, पर तुमने मुझे वो साहस दिया जो बदलाव के लिए चाहिए। साधु ने अंतिम उपदेश दिया, याद रखो कि हर यात्रा का असली फल तब आता है जब वो यात्रा दूसरों के जीवन में भी सफर करे। समय के साथ बादशाह की उन पहलों का असर दिखने लगा। गांवों की आर्थिक स्थिति सुधरी, लोग स्वस्थ रहे और सामाजिक भावना मजबूत हुई। पर सबसे बड़ी जीत यह थी कि लोगों ने शासन को अपने और अपने बच्चों के भविष्य का साथी समझना शुरू कर दिया। बादशाह ने महल के भीतर नई परंपराएं भी डाली। हर वर्ष कुछ दिन वो स्वयं गांवों में रहते। मंत्रीगण को भी आदेश दिया कि वे प्रत्येक तिमाही में गांवों की रिपोर्ट न केवल कागज पर दर्ज करें, बल्कि वहां जाकर सुने, देखें और समझें। महल की दीवारों से निकलकर शासन की आवाज लोगों के दिलों तक पहुंची और लोगों की आवाज महल तक पहुंची। दोनों के बीच का फासला घटा। वो साधु जिसने उसे ये यात्रा दी थी, एक शाम निःशब्द होकर गायब हो गया। बादशाह ने उसे ढूंढा, पर वो केवल उस हरियाली और लोगों की मुस्कानों में मिल गया, एक स्मृति की तरह जो हमेशा बनी रहती है। बादशाह ने कभी नहीं जाना कि वो साधु वास्तव में कौन था। क्या वह किसी देवता का अवतार था या महज एक साधारणी चेतना का रूप जिसने उसे जगाया। पर उसकी उपस्थिति ने एक राजकुमार को एक सच्चा शासक बनने का मार्ग दिखाया। वह यात्रा रहस्यमयी तो रही, पर उसका अंतिम फल वास्तविक और स्थायी था। लोगों को सशक्त बनाना और राज्य को लोगों का बनाना। समय के साथ उस बादशाह की कहानी दूर दूर तक फैलती रही। लोगों ने उसे याद किया न कि उसने कितना धन इकट्ठा किया, बल्कि कि उसने कितनों के जीवन में रोशनी फैलाई। उस महल की दीवारें अब न केवल भव्यता और शक्ति की गाथाएं सुनाती थी, बल्कि उन दीवारों के अंदर अब लोगों की आवाजों का स्वर भी गूंजता था। और जहां तक उस साधु की बात थी, लोग कहते रहे कि कोई भी रहस्यमयी शक्ति तब तक अपर्याप्त है जब तक वो मानव हृदय में संवेदनशीलता और कदम उठाने की रूह पैदा न करे। बादशाह की रहस्यमयी यात्रा ने यह सिखाया कि असली सत्ता वही है जो अपनी सीमाओं को पहचान कर लोगों के साथ मिलकर उनके जीवन में बदलाव लाए। एक यात्रा जो रहस्यमयी हो सकती है, पर जिसका फल सबसे अधिक मानवीय और स्थायी हो। एक छोटी सी सीख, बड़ा पद केवल ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। सुनना, समझना और दूसरों के साथ चलकर बदलाव। अकबर का दरबार उस सुबह पहले से कहीं अधिक भारी लग रहा था। सूरज की किरणें महल की संगमरमर की दीवारों पर गिर रही थी, पर भीतर का वातावरण ऐसा था जैसे तूफान आने वाला हो। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके माथे पर हल्की शिकन थी। दरबार के मंत्रियों से लेकर सैनिकों तक सभी पर एक अजीब सा तनाव छाया हुआ था। कारण था एक बड़ा मुकदमा जिसे पूरे राज्य ने अपनी आंखों से देखना था। एक अमीर व्यापारी पर आरोप था कि उसने अपने साझेदार की जमीन हड़प ली और उस पर झूठे दस्तावेज बना दिए। दूसरी तरफ साझेदार, एक साधारण किसान, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। मामला इतना उलझा हुआ था कि कोई भी आसानी से सत्य तक नहीं पहुंच पा रहा था। और आज दोनों पक्ष अपने अपने गवाह लेकर दरबार में उपस्थित हुए थे। व्यापारी ने दावा किया कि उसका गवाह वो सबूत देगा जो किसान को तुरंत झूठा साबित कर देगा। गवाह एक लंबा, दुबला-पतला आदमी था जिसकी आंखें बेहद तेज थी, इतनी तेज कि लगता था वो किसी की भी मंशा को पढ़ लेगा। पर उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो सहज नहीं लगता था, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा गया हो। दूसरी ओर किसान ने केवल अपनी सादगी और अपने अनुभव को गवा रखा था।
उसके पास कोई ईर्ष्या भरा भाषण नहीं था, केवल आंखों में सच्चाई थी। दरबार में प्रवेश करते ही व्यापारी ने घमंड से दाढ़ी सहलाई और अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, जहां पनाह, मैं अपना गवाह लेकर आया हूं। ये वो आदमी है जिसने अपनी आंखों से देखा कि जमीन पर मेरा अधिकार है। चाहे किसान लाख बातें करे, पर सच तो यही है जो ये गवाह बताने वाला है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, पहले किसान की बात सुनते हैं। किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैंने अपने खून पसीने से वो जमीन बनाई है। मैंने कई बार दस्तावेज दिखाए, पर व्यापारी ने अपनी चालाकी से सब बदल दिया। मेरे पास कोई ताकत नहीं, बस सच है जो मेरे साथ है। अकबर ने दोनों गवाहों को अलग अलग बुलाया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे एक दूसरे को प्रभावित न कर सकें। पहले गवाह आया जिसका दावा था कि उसने व्यापारी को खेत में काम करते देखा है। उसके आने की चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो उसे पूरा भरोसा है कि उसकी बातें दरबार को प्रभावित कर देंगी। उसने आते ही ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये जमीन व्यापारी की है। किसान झूठ बोल रहा है। अकबर ने एक गहरी नजर उस पर डाली। बादशाह का अनुभव इतना था कि वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, पर बिना प्रमाण के वो फैसला नहीं दे सकते थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल तुरंत समझ गए कि अब असली परीक्षा उनकी है। उन्होंने अपनी आंखों में वही हल्की मुस्कान लाई जो मुश्किल समस्याओं के समय हमेशा आ जाती थी। महाराज, बीरबल बोले, मुझे इस गवाह से कुछ सवाल पूछने की अनुमति दी जाए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने गवाह के पास जाकर कहा, आपने कहा कि आपने व्यापारी को खेत में काम करते देखा। क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से काम वो कर रहा था? गवाह ने आत्मविश्वास से कहा, वो हल चलाता था, सिंचाई करता था और जमीन की देखभाल करता था। बीरबल ने शांत भाव से अगला सवाल किया, वो हल किस दिशा में चला रहा था? उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर? गवाह थोड़ा झेंपा, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, दक्षिण की ओर। बीरबल ने फिर पूछा, और सूरज किस तरफ था? गवाह ने तुरंत कहा, दाएं तरफ। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे वो किसी आसान पहेली के जवाब का आनंद ले रहे हों। उन्होंने कहा, अच्छा, अब ये बताइए कि खेत में कितने बैल थे? गवाह इस बार थोड़ा अटक गया, पर फिर बोला, 2 बैल। बीरबल ने अब अंतिम वार किया, और बैलों का रंग? गवाह इस बार पूरी तरह फंस गया। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, काला। शायद। हां, काला। बीरबल ने अपना सिर नीचे किया, जैसे कोई बात अत्यंत स्पष्ट हो चुकी हो। फिर वो अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस मामले की सच्चाई केवल 2 घंटे में उजागर कर सकता हूं। अकबर बोले, हर संभव प्रयास करो बीरबल, इस मामले में न्याय आवश्यक है। बीरबल ने सिर झुकाया और एक सैनिक को बुलाकर आदेश दिया, इस झूठे गवाह को कुछ देर विश्राम के लिए इंतजार कौरी में रखें, और हां, कृपया उसके पैरों के नीचे इस मिट्टी का एक छोटा सा ढेर भी रखिए। पूरा दरबार हैरान। व्यापारी चौंक गया। उसने व्यंग्य से कहा, बीरबल जी, क्या गवाह की परीक्षा पैरों से ली जाएगी? बीरबल मुस्कुराए, धैर्य रखिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। सैनिकों ने गवाह को कोठरी में पहुंचाया और उसके पैरों के नीचे मिट्टी का एक ढेर रखा गया। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल क्या करना चाहते हैं, लेकिन उनमें इतना विश्वास था कि बीरबल कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। 2 घंटे बाद बीरबल ने सैनिकों को बुलाया और कहा, गवाह को लाओ। गवाह दरबार में आया, थोड़ा घबराया हुआ, पर अभी भी आत्मविश्वास बनाए हुए। बीरबल ने हल्की आवाज में पूछा, क्या तुमने आज अपने पैरों को हिलाया है या किसी दूसरी जगह चले हो? गवाह बोला, नहीं, जहांपनाह, मैं तो वही बैठा रहा हूं, कहीं नहीं गया। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को संकेत दिया और बोला, गवाह के पैरों को उठाकर मिट्टी देखो।
सैनिकों ने जैसे ही पैरों को उठाया, मिट्टी बिल्कुल वैसी ही थी। न कोई खरोंच, न कोई खिसकना। फिर बीरबल बोले, और अब उसके पैरों की तलवों को देखो। तलवे बिल्कुल साफ थे, एक दाने तक की मिट्टी नहीं थी। पूरा दरबार समझ गया कि बीरबल क्या साबित करना चाहते थे। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, ये वही मिट्टी है जो उस खेत की है जहां घटना होने का दावा किया जा रहा है। जो व्यक्ति खेत में काम करता है या वहां खड़ा भी होता है, उसके पैरों पर उस मिट्टी की महक और कण लगे रहना स्वाभाविक है। पर इस गवाह के पैरों में मिट्टी का एक कण तक नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसान की आंखों में आशा की चमक उभरने लगी। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने आगे कहा, और इससे भी बड़ा सबूत यह है कि इस गवाह ने हल चलाने की दिशा, सूरज की स्थिति, बैलों का रंग, सब में गलती की है। मैंने गांव से जानकारी मंगवाई थी। उस खेत में हल कभी दक्षिण की ओर नहीं चलता, क्योंकि वहां एक ढलान है। बैल भी भूरे हैं, काले नहीं। और उस दिन सूरज की रोशनी पीछे की तरफ पड़ रही थी, दाएं नहीं। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कठोर आवाज में कहा, यह गवाह झूठ बोल रहा है, और इसकी गवाही पर जो दस्तावेज खड़े हैं वे भी झूठ है। अकबर ने व्यापारी को कड़ी सजा सुनाई। झूठे दस्तावेज बनाने, गवाह खरीदने और एक गरीब किसान की जमीन छीनने की कोशिश का अपराध साबित हो चुका था। किसान को उसकी जमीन लौटाई गई और व्यापारियों पर भारी जुर्माना लगाया गया, ताकि वो फिर ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। दरबार तालियों से गूंज उठा, पर सबसे ज्यादा भावुक वो किसान था जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बीरबल के पैरों पर झुककर कहा, हुजूर, आपने मुझे मेरा जीवन लौटा दिया। बीरबल ने उसे उठाकर कहा, सच को कोई चुरा नहीं सकता, बस कभी कभी उसे ढूंढने के लिए सही दिमाग चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, और ऐसा दिमाग तो हमारे बीरबल के पास है। दरबार की गंभीरता हंसी में बदल गई। एक बार फिर साबित हुआ कि बीरबल की बुद्धि तलवार से भी तेज और न्याय की तुला से भी अधिक संतुलित है। एक छोटी सी सीख, झूठ चाहे कितना भी सजादजा हो, पर सच की धूप में उसका रंग हमेशा फीका पड़ जाता है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, पहले किसान की बात सुनते हैं। किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैंने अपने खून पसीने से वो जमीन बनाई है। मैंने कई बार दस्तावेज दिखाए, पर व्यापारी ने अपनी चालाकी से सब बदल दिया। मेरे पास कोई ताकत नहीं, बस सच है जो मेरे साथ है। अकबर ने दोनों गवाहों को अलग अलग बुलाया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे एक दूसरे को प्रभावित न कर सकें। पहले गवाह आया जिसका दावा था कि उसने व्यापारी को खेत में काम करते देखा है। उसके आने की चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो उसे पूरा भरोसा है कि उसकी बातें दरबार को प्रभावित कर देंगी। उसने आते ही ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये जमीन व्यापारी की है। किसान झूठ बोल रहा है। अकबर ने एक गहरी नजर उस पर डाली। बादशाह का अनुभव इतना था कि वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, पर बिना प्रमाण के वो फैसला नहीं दे सकते थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल तुरंत समझ गए कि अब असली परीक्षा उनकी है। उन्होंने अपनी आंखों में वही हल्की मुस्कान लाई जो मुश्किल समस्याओं के समय हमेशा आ जाती थी। महाराज, बीरबल बोले, मुझे इस गवाह से कुछ सवाल पूछने की अनुमति दी जाए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने गवाह के पास जाकर कहा, आपने कहा कि आपने व्यापारी को खेत में काम करते देखा। क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से काम वो कर रहा था? गवाह ने आत्मविश्वास से कहा, वो हल चलाता था, सिंचाई करता था और जमीन की देखभाल करता था। बीरबल ने शांत भाव से अगला सवाल किया, वो हल किस दिशा में चला रहा था? उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर? गवाह थोड़ा झेंपा, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, दक्षिण की ओर। बीरबल ने फिर पूछा, और सूरज किस तरफ था? गवाह ने तुरंत कहा, दाएं तरफ। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे वो किसी आसान पहेली के जवाब का आनंद ले रहे हों।
उन्होंने कहा, अच्छा, अब ये बताइए कि खेत में कितने बैल थे? गवाह इस बार थोड़ा अटक गया, पर फिर बोला, 2 बैल। बीरबल ने अब अंतिम वार किया, और बैलों का रंग? गवाह इस बार पूरी तरह फंस गया। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, काला। शायद। हाँ, काला। बीरबल ने अपना सिर नीचे किया, जैसे कोई बात अत्यंत स्पष्ट हो चुकी हो। फिर वो अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस मामले की सच्चाई केवल 2 घंटे में उजागर कर सकता हूं। अकबर बोले, हर संभव प्रयास करो बीरबल। इस मामले में न्याय आवश्यक